बड़ा मौका और क्या मिलेगा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। ये 5 किलो फ्री वाला नहीं कि 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो और हम देते रहेंगे। मतलब आप देश में, इसका मतलब अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोग इतने कमजोर रहेंगे कि अगर आप फ्री न दिए तो चूल्हा नहीं जलेगा। इशारा तो आप समझे नहीं, इशारा कहीं और था। लेकिन सोचिए भारत कहां से बन रहा था। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे बेगमपुरा का खास देखने वाले सदगुरु रविदास जी। और मैं चूंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूं, पहले शिक्षक था, उन्हें लगा कि वो मेरी नौकरी छीन लेंगे तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं रहूंगा। मेरी कक्षा छीन ली और मेरी नौकरी से निकाले जाने के बाद ये पहला कार्यक्रम है जहां मैं आया। और ठीक कहा दास साहब ने कि जब इनका फिर से फोन आया कि आप आएंगे कि नहीं, मेरी मानसिक स्थिति थी नहीं। किसी के सपने को अगर उससे छीन लिया जाए, कितने सारे करियर के विकल्प छोड़ करके हमने ये चुना कि हम अपनी जिंदगी में एक प्रोफेसर बनेंगे, और बने, अपनी मेरिट के दम पर बने। इस देश में संविधान लागू था, मंडल कमीशन लागू था, इसलिए बने। और अचानक आपको उस सपने को छीन लिया जाए तो वो बहुत त्रासद होता है। मगर फिर सोचा कि अगर वो एक शेर है ना कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और इसलिए हमने सोचा कि भाई नौकरी ही थी ना जो छीन सकते थे। कक्षा का प्रोफेसर नहीं तो जनता का प्रोफेसर बनते रहोगे, और आपसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, ये दोनों काम जारी रहेगा। मैं जब नौकरी से निकाला गया तो हजारों फोन आए, और अभी भी पूरे देश में दर्जनों जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। हमने अभी अपील उस तरह नहीं की, हमने ये अपील जरूर की थी कि अगर आप अपने विश्वविद्यालयों को नहीं बचा पाएंगे, और आज के इस यूथ, बहुजन यूथ पार्लियामेंट का एक विषय ही है कि आप, ये थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया है इन्होंने, हिंदी में भगवाकरण उसको कहते हैं, अब ये लिखा है ना वो, तो अब भगवाकरण का मतलब, ये भगवा तो भाई तथागत बुद्ध का भी चीवर का रंग भगवा था, शिवाजी का भी रंग भगवा था, लेकिन ये वाला जो राजनीतिक भगवा है, ये जो चाहता है कि देश में भारत का संविधान बदल दे और इसे एक धर्म का राष्ट्र बना दे, ये उसका जो सबसे बड़ा खतरा है। देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार एक लेख लिखता है वो कि अब इस देश के संविधान को फिर से लिखना होगा, फिर से बदल देना होगा। ऐसे वक्त में हम और आप यहां बातचीत कर रहे हैं, तो मैं कई बार सोचा कि नया संविधान तो लिखने बैठ जाओगे, मगर दूसरा अम्बेडकर कहां से लाओगे। और तुम्हारे हजारों साल के शोषण, अन्याय, अत्याचार पर एक किताब भारी पड़ती है, और वो है भारत का संविधान। और इसलिए वो आज भी उनके सपनों का भारत बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा है। और कोलकाता के लोगों, इस बात को आज कह के जा रहा हूं कि अगले चंद महीनों में अगर आपने उस खतरे को नहीं समझा और उस खतरे को नहीं रोक पाए, तो फिर वो जो एक किताब राह में रोड़ा थी, उसके ऊपर भी बुलडोजर चल जाएगा, और फिर उसके बाद का भारत कुछ और होगा। और ये खतरा सबसे बड़ा खतरा है। ये जो शिक्षा के भगवाकरण का खतरा है, ये तो छोटा खतरा है। ये आप कह रहे हैं कि अगले सदी में दलितों, बहुजनों का जीवन कैसा बीतेगा, ये शिक्षा कैसी बचेगी, ये सब तब आप सोचेंगे जब इस देश में संविधान बचेगा।
और जब संविधान ही नहीं बचेगा तो किस बात के दलित और बहुजन? फिर वापस उनकी एक किताब है जिसके सपनों का भारत वो बनाना चाहते हैं, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था। उसकी आंच आज भी उन्हें लगती है, इसलिए वो उस आंच से आहत होकर के एक बार फिर से उस संविधान के सामने खतरा बन के खड़े। और इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, शुरुआत में आपने विषय रखा है ना शिक्षा के भगवाकरण का, तो शिक्षा का भगवाकरण का पहला उदाहरण तो यही है कि हम लोग जो इस तरह की विचारधारा के खिलाफ काम करते हैं, जो इंसान को इंसान से लड़ाती, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, और थोड़े से लोगों को सबसे ताकतवर बनाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि कोई मुख से पैदा होता रहे, भुजाओं से होता रहे, और बाकी सब पैर से पैदा होकर पैर में ही पड़े रहे। और भारत का संविधान कहता है कि जो पैर वाला है वो भी सर वाले के बराबर खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम भारत के संविधान की बात करते हैं और इसलिए हम उस विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं। तो अगर कोई विचारधारा उनसे असहमत है, कोई संविधान की बात करता है, तो देखिए मिली हुई नौकरी को कैसे छीन सकते हैं। इन्होंने अपने को 90, 95, 96, 97 साल हो गया, इतने साल अपने को खपाया और आज इतने ताकत में हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति की भी नौकरी छीन सकते हैं। तो बाकी लोग, आप लोग विचार कर लीजिए, उन्हें जब हमारी नौकरी छीनने में डर नहीं लगा तो हमारे और आपके आने वाली पीढ़ियों का क्या क्या छीन लेंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचे। इसलिए बहुत ठहर कर सोचने का वक्त आ गया और इसलिए हम कह रहे हैं ये भगवाकरण का मतलब यही है कि उनको अपने विचार के अलावा कोई विचार नहीं चाहिए। जैसे वो सोचे, जैसे वो बोले, जैसे वो कहे, वैसे ही आप जीवन जियो। और जबकि शिक्षा ये कहती है, हमारे लिए सबसे पहली शिक्षा तथागत बुद्ध की थी। जब उनसे उनके लोगों ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा पैगाम क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कहता हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, तो वो सच मानना जो तुम्हें सच लगे। अब दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए सच की वो रोशनी जहां से आई, उस रोशनी को आगे बढ़ाने की जगह है विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज। हजारों साल की गुलामी को आजाद कराने की जगह होती है विश्वविद्यालय, उसका नाम है विश्वविद्यालय। ग्लोबल नॉलेज के केंद्र होते हैं, वाद विवाद संवाद। और आज मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल की जमीन पर एक गौशाला बना दी गई है। हर कॉलेज के कैंपस के कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ और हवन से होती है, वहां शाखा की परेड होती है। और वो ऐसे मूर्ख निकले कि मेरे जैसे व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया। अब जो भी थोड़ा बहुत लाग लपेट करके मैं बोलता था, अब तो और आजाद हो गया हूं, खुल के बोलूंगा। ये हाल है और खुल के बोलूंगा कि ये सब विश्वविद्यालयों को आरएसएस का अड्डा बना। और इसलिए वो कैंपस प्लेसमेंट सेंटर होते थे ना, कि आप कैंपस में आइए, नौकरी पानी है आपके बच्चे को, ये नौकरी मिलेगी, वो नौकरी मिलेगी, वहां से उठाकर नौकरी में प्लेसमेंट दे दिया। तो अब शाखा प्लेसमेंट सेंटर बन गए इस देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। वहां वाइस चांसलर वो अपना बनाते हैं, वहां प्रिंसिपल वो अपना बनाते हैं, वहां एक्सपर्ट उनका बैठा हुआ है और वहां से शिक्षा नीति बनाकर भेज देते हैं और चुपचाप गुलाम की तरह उसको केवल पालन करने के लिए मजबूर है। आप नहीं बदल सकते उसको। अब तो विश्वविद्यालय में सेल्फी पॉइंट बन गया, पता नहीं आप लोगों तक की खबर पहुंची है कि नहीं। जिले इलाही शहंशाह हिंदुस्तान जो है, जो चुनाव आने पर खुद को ओबीसी मां का बेटा कहते हैं, 35-40 साल भीख मांगा था, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा था, उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोग मान लेते हैं कि चाय बेचा था। अब देश बेचते सारा लोग देख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कहां कुछ बिक रहा है। वो क्या कह के मांगा था? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को,
खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और दे धड़ाधड़ उसको वोट दे दिया हमारे लोगों ने। क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर वोट न देते तो वो दिल्ली की कुर्सी पर कभी बैठ पाता क्या? इसलिए विचार उसको, उसके खिलाफ तो बोलना मेरे लिए आसान है, लेकिन अपना मूल्यांकन कौन करेगा? वोट दिया हमने तो काम तो वो अपना करेगा। बैंक बेच दिया, रेल बेच